हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपकी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हिंदी विषय की रैपिड फायर सीरीज़ लेकर के आई हूँ। इस क्लास में हम जो भी आपका हिंदी का सिलेबस है पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जहाँ से आपके हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन चीज़ों को मैं बता दूँगी। बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं है हिंदी का, कम टाइम लगेगा इसको पूरा होने में। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। पहला जो आपका टॉपिक दिया गया था वो दिया था भाषा। वहीं से आपका धीरे धीरे वर्ण, लिपि, इन सभी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो भाषा क्या होती है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण या फिर बोलना। ठीक है, भाषा का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ अगर निकालेंगे तो भाषण या फिर बोलना ही भाषा हो जाएगी। अब भाषा क्या होती है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के भावों व विचारों को समझता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं भाषा क्या है? बात करने का साधन है, संप्रेषण का साधन है। शाब्दिक संप्रेषण आपने जब पढ़ा था शिक्षण अधिगम में तो वहाँ पर बताया था शाब्दिक संप्रेषण में क्या है? भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो भाषा क्या है? हमारी बात दूसरों तक, हम अपनी भाषा के ज़रिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और भाषा के ज़रिए ही हम दूसरों की बात को समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, ये बात भी कैसे समझ में आएगी? भाषा के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है? डीएलएड परीक्षा में पूछा गया है आपका एक बार। तो यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का है। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में कौन कौन से क्रियाकलाप आ जाएंगे? तो वाद विवाद हो गया, प्रश्नोत्तर हो गया आपका, ये सब आ जाएंगे। ऐसे ही हम कहानी कथन बोल सकते हैं, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, समूह चर्चा, ये सब चीज़ें आपकी मौखिक में आ जाएंगी। ठीक है, भाषण मौखिक में आ जाएगा। लिखित की बात करें तो पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, ये सब आपके लिखित में आ जाएंगे। ठीक है, अगला आते हैं नोट पॉइंट क्या है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अनुच्छेद 343 एक जो है आपका, उसमें हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो वो आपका प्राप्त हुआ है 343 एक के तहत। ठीक है, 18 बोलियां हैं आपकी संविधान में और कितनी है? 18 बोली हैं और 22 भाषाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या प्रश्न है आपका? ध्वनि क्या है? तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम ध्वनि कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमारे मुख्य अवयवों के घर्षण करते हुए जो प्राणवायु बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहा जाता है। इसको हम आवाज़ भी कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी आवाज़ हमारी निकल रही, यही क्या है? ध्वनि है। बात करते हैं वर्ण की, तो वर्ण क्या है? ध्वनियों को लिखित रूप में कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इन विशेष चिन्हों को ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्ण क्या होते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि ध्वनि को लिखित रूप में हम वर्ण कहते हैं और लिखित भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो वर्ण कहलाती है। क्लियर हो गया? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। देख पा रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है ये, तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 आपके पूरे वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन मिलाकर। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के दो भेद होते हैं। पहले हैं स्वर और दूसरे क्या है? व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर का अर्थ है ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं होता हो, यानी कि ये भी कह सकते हैं ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 हो गए आपके। देखो 4 4 8 3 11 11 स्वर आपके दिए गए हैं। स्वरों का वर्गीकरण देखिए तो प्रकृति के आधार पर आपके दो स्वर हैं, पहले मूल स्वर और दूसरे संयुक्त स्वर। मूल स्वर में कौन कौन आता है? तो मूल स्वर में अ, ई, उ, री, ये आते हैं मूल स्वर में। कितने हो गए?
7 हो गए, ठीक है। 2 2 4 2 6 और 1 7 आपके मूल स्वर हैं। बाकी के जो ए अए और ओ औ हैं ये क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं, ये मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। कैसे मिलके बने हैं, आ और ई मिलने से अय बनता है, आ और ए मिलने से अय बन जाता है। सेम वैसे ही नीचे होगा आपका, आ और ऊ मिलके बनते हैं औ, ओ और आ और ओ मिलकर के बन जाएंगे औ। ये संधियाँ भी होती हैं। पहली जो मैं बात करती हूँ ये कौन सी संधि के एग्जाम्पल रहेंगे, ये रहेगी गुण संधि, और ये हो जाता है आपका वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में आ और ए मिलके अय हो जाते हैं और आ और ओ मिलकर के ओ औ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपका बनता है। फिलहाल बस इतना याद रखना है आपको कि कौन से संयुक्त स्वर हैं और कौन से मूल स्वर हैं। तो संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर आपके 4 हो जाएंगे, ए ऐ ओ औ, और मूल स्वर 7 हैं, अ आ इ ई उ ऊ और ऋ, ठीक है। मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार, तो मात्रा उच्चारण काल के अनुसार आपके कितने स्वर हैं, 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। संख्या है इनकी 5। कौन कौन से हैं, अ ई उ ऋ, सॉरी 5 नहीं होगी, 4 होनी चाहिए, ठीक है। 4 होंगे ये आपके, कितने हैं, 4 हैं आपके ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। कौन कौन से आ जाएंगे, आ ई उ ए ऐ ओ औ। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते, उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहा होगा सभी को। इजी टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है आपका। और यहाँ से आप टोटल स्वर देख पा रहे हैं, 7 4 कितने हो गए, 11। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो आप संस्कृत पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको री दीर्घ स्वर में मिलता है, ठीक है। अगला है लिरी, भी वहाँ पर स्वर है, जबकि यहाँ पर लिरी कोई स्वर नहीं होगा, ठीक है। संस्कृत अगर 3rd सेमेस्टर वाले देख रहे होंगे क्लास, तो वो लोग लिरी जो है आपका वो संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगला है प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर आपका त्रिमात्रिक स्वर है, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, तो ओम में ये जो आपका बना हुआ है यही क्या है, प्लुत। एक बार फिर से देख लो, जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय वो एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय वो द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर होते हैं। जैसे हो गया आपका ओम। और यहाँ पर तो समझ में आए गए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, और वहाँ पर सब बड़े बड़े आ ई उ ए ऐ ओ औ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जो वायु है वो कंठ के और मुख के अवयवों को स्पर्श करती हुई या उससे टकराती हुई बाहर निकलती है, ठीक है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा जिनके उच्चारण में वायु कंठ और मुख के अवयवों को टकराती हुई बाहर निकलती है, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे काखा गाघा हो जाएंगे। व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कुल 33 व्यंजन है आपके। बाकी अभी नए ऐड होते जा रहे हैं, तो अगर मूलतः वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 हो जाएगी। स्वर 11 हैं, 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 स्पर्श व्यंजन है आपके। इसमें 5 वर्ग आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से, या, र, ला और वा। अगर ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 4 हैं। कौन कौन से, श, स, सा और हा, ठीक है। अगर संयुक्त व्यंजन की पूछी जाए तो कौन कौन से संयुक्त हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्रा। 4 संयुक्त व्यंजन है। आगे आते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। नाम से ही समझा करो, स्पर्श करना हुआ ना स्पर्श व्यंजन, तो हमारी जीभ कहीं ना कहीं या तो हमारे दंत को टच कर रही है या मतलब कि हमारे उसको तालु को या मूर्धा को कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है, हल्का सा ही हो रहा हो लेकिन स्पर्श हो रहा है, वही कहलाते हैं
हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? तो 25 है इनकी संख्या। पहला है का वर्ग, का वर्ग में क ख ग घ, यहाँ चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये सभी में आपके 5 वर्ण आएंगे और 5 वर्ग हैं, सब में 5 वर्ण हैं। टोटल कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 15, 16, 18 में पूछा गया है, या इसको अच्छे से तैयार करो। अंतस्थ व्यंजन, ये भी क्वेश्चन 15 में भी आया है, 16 में, 18 में, 22 में भी आया होगा। मैंने फिर आपकी ईयर डाली नहीं है, आपको पता है कि इतना सा सिलेबस है। अब इसमें से भी क्या ही इम्पोर्टेंट बताएं? पूरी वर्णमाला आपकी इम्पोर्टेंट है। या तो अंतस्थ व्यंजन पूछेगा, या फिर उसमें पूछेगा, या स्पर्श पूछना है उसको सीधे सीधे, तो आपको तैयार करना पड़ेगा। अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पूरी तरह उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, या, रा, ला, वा, देख पा रहे हैं आप, इनको बोल के देखो, जीभ पूरी तरीके से टच नहीं करेगी, वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, या, रा, ला, वा, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। किसको? या को और वा को। ठीक है, या और वा क्या है? अर्ध स्वर हैं। यहाँ पर मैं अर्ध स्वर पे सर्कल बना देती हूँ। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो अर्ध स्वर हमारे 2 हैं, एक या हो गया और एक वा हो गया। ठीक है, ये इधर मैंने इससे मैच कर दिया, इसको ध्यान रखना। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन भी पूछे गए हैं। 15 में, 16 में और 19 में आया है। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु या हवा जो है वो मुख से रगड़ती हुई, ऊष्मा खाती हुई बाहर निकलती है, वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। जब आप इनको बोलोगे तो जो वायु है वो रगड़ती हुई बाहर आएगी, जैसे शा, सा, सा, हा। ठीक है, गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है, ऊष्मा पाते हुए रगड़ के बाहर आएगी। श, स, स, हा आपके ऊष्म व्यंजन में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? तो 4 संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? तो वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? तो छ, त्र, ज्ञा और श्रा संयुक्त व्यंजन है। ध्यान रखना, ये किस किस से बनते हैं? तो छा बनता है का और शा से, त्रा बनता है ता और रा से, जा बनता है ज्ञा बनता है जा और वहाँ से, और श्रा बनता है शा और रा से। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा? हलंतम होगा, यानी कि उसमें हलंत लगी होगी, वो आधा होगा, और पीछे वाले सारे पूरे बने होंगे। ठीक है, फिर आप ऑप्शन और क्वेश्चन देख के आंसर लगाइएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला हलंत लगा हुआ ज़रूर मिलेगा। हलंत नहीं लगी है तो वो गलत है ऑप्शन। अगला है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? तो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है आपके डा और डा, इसमें बस बिंदी लगी होगी नीचे। ठीक है, डा डलिया, डा ढक्कन में नीचे बिंदी लगी होगी, वो आपके उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन होता है ला और लुंठित व्यंजन होता है रा। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे सीधे सीधे। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ला आपका पार्श्विक है। लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो रा लुंठित व्यंजन है। अर्धस्वर कौन से हैं? तो या और वा अर्धस्वर होते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक या नासिक वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है अनुनासिक। ये देखो का वर्ग का है पंचम वर्ण, ये चा वर्ग का पंचम वर्ण है, ये टा वर्ग का पंचम है, ये ता वर्ग का और ये पा वर्ग का। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को हम अनुनासिक या नासिक वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है अर्धस्वर। तो अर्धस्वर हैं आपके या और वा। अयोगवाह पूछे जाएं आपसे, पूछे जा चुके हैं। अयोगवाह क्या है? तो वे ध्वनियाँ जो ना तो आपकी स्वर होती हैं और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन होती हैं, वो कहलाते हैं अयोगवाह। ठीक है, इसमें आता है आपका, पहला आता है विसर्ग जिसका उच्चारण किया जाता है कंठ से, और दूसरा आता है अंकी बिंदी। ठीक है, अनुस्वार जिसको बोलते हैं, इसका उच्चारण होता है नासिका से, तो ये नासिक के में आ जाएगा। ठीक है, नासिका इसका उच्चारण स्थान रहेगा अंकी बिंदी का, और विसर्ग का कंठ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन पूछा क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? तो अनुस्वार का अर्थ है स्वर के पीछे आने वाला। देखो यहाँ पर
स्वर में स्वर है और अनु मीन्स होता है पीछे, तो अनुस्वार आपका स्वर के पीछे आता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो स्वर के पीछे लगे, जैसे अंग में देखो, अंग, आ के बाद अंग आ रहा है ना, ऐसे ही क्या आप बोल सकते हैं पंक, पंक मीन्स कीचड़ होता है, पा के बाद आ रहा है, यानी कि ये स्वर के पीछे लगते हैं। इसके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। आप बोल के देखिए, अंक, अंश, अंश, पूरी नासिका से वायु आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसी पंकज, जंगल, अंग, नाक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो वायु है वो नाक से निकलती है, झटके के साथ निकलती है, और ये क्या है, स्वर के पीछे आते हैं। 3 आपको पॉइंट मिल जाएंगे। अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है। यह री और आ स्वर को छोड़कर सभी स्वर व व्यंजनों के साथ लगाए जा सकते हैं, जैसे माँ, नाक मुख दोनों से आएगी। चांद, ठीक है, आँख, पूँछ, ये सब क्या है, इस पर आपका क्या लगा हुआ है, अनुनासिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप पंचम वर्ण के एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अगला क्या है, प्रयत्न के अनुसार व्यंजन। तो अच्छा, प्रयत्न के अनुसार आपके व्यंजन 2 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला है बाह्य प्रयत्न और दूसरा है आभ्यंतर प्रयत्न। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी मैंने करा दी, क्योंकि कभी कभार आपसे पूछे जाएंगे। आपके सेमेस्टर में अभी तक लास्ट ईयर के जो मैंने पेपर देखे हैं, वहाँ पर कहीं भी अल्प प्राण महाप्राण पूछे नहीं गए हैं अभी तक, फिर भी मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो पहले आते हैं हम अल्प प्राण पर। अल्प प्राण क्या होते हैं, तो जिनके उच्चारण में कम श्वास निकलती है वो कहलाते हैं अल्प प्राण शब्द, ठीक है। अल्प प्राण कौन कौन से होंगे, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होगा। साथ साथ सभी अंतस्थ व्यंजन क्या हैं, अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। महाप्राण इसके उल्टे हैं, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास निकलती है वो महाप्राण होंगे। इसमें आपके वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं, साथ साथ सभी ऊष्म व्यंजन आते हैं। अल्प प्राण में कौन आएगा, अल्प प्राण की ट्रिक है 135, यानी कि 135, आप विषम संख्या भी बोल सकते हो, 135 आ रहे हैं इसमें। और साथ साथ अंतस्थ व्यंजन महाप्राण में 24, और साथ साथ सारे के सारे ऊष्म व्यंजन, ठीक है। स्वर तंत्रियों के कंपन के अनुसार आपके घोष अघोष होते हैं। तो स्वर तंत्रियों में कंपन अगर होता है तो वो घोष हो जाएंगे, कंपन नहीं होता है तो अघोष, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, मैं स्लो करती हूँ आपका। जो आपके ये दोनों पार्ट हैं, ये किस हिसाब से बांटे गए हैं, तो ये जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें कंपन के अनुसार बांटे गए हैं। अगर उच्चारण करने में कंपन हो रहा है तो वो कहलाते हैं घोष या फिर सघोष, और कंपन अगर नहीं हो रहा है तो वो कहलाते हैं अघोष। समझ में आ गई बात। चलो, अब जिनमें कंपन हो रहा है वो क्या हो गए, वो तो घोष हो गए। अब घोष की ट्रिक क्या है, तो घोष में आते हैं 12, यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, साथ साथ ऊष्म व्यंजन में आपका हा छोड़ देते हैं, यानी कि श, स, सा, ये आते हैं घोष में। अघोष की बात करें तो अघोष में आपका प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आएगा, साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, और जो हा हमने छोड़ दिया था उसका उच्चारण भी यहीं पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से आप ट्रिक समझ गए कि घोष में क्या आ रहा है, घोष में आ रहे हैं 12, यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, साथ साथ तीनों शाह आ जाएंगे। अघोष में 345, वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, साथ साथ अंतस्थ व्यंजन और हा। यहीं पर अगर हम बात करते हैं अल्प प्राण की तो 135 अंतस्थ याद रखो, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण की ट्रिक याद रखो 24 ऊष्म, यानी कि 24 लोगों को ऊष्मा मिली, ऐसे बोल सकते हो। 24 जुलाई को बहुत ऊष्मा हो रही है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो 24 यानी कि दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ये आ जाएंगे महाप्राण में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, उच्चारण किसे कहते हैं, तो उच्चारण का अर्थ केवल ध्वनियों तथा वर्णों के उच्चारण से ही नहीं होता, बल्कि शब्दों व वाक्यों के स्तर भी, वाक्यों के स्वर भी शुद्ध, वाक्यों के स्तर से भी शुद्ध उच्चारण से होता है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। उच्चारण क्या है, तो उच्चारण का अर्थ केवल ध्वनियों व वर्णों का उच्चारण ही नहीं है। उच्चारण का मतलब जो आपके शब्द हैं और वाक्य हैं उनके भी शुद्ध उच्चारण से मतलब है, ठीक है। यानी कि जैसे आपका हो गया ये सपेरा, तो इसका शुद्ध उच्चारण
शपेरा नहीं होता, शपेरा बोलोगे तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शुद्ध उच्चारण का मतलब क्या है, जो शब्द और वाक्य हैं इनका भी हमें उच्चारण शुद्ध करना है, वही उच्चारण में आएगा। उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला आपका जो है वो क्या है, कई बार उच्चारण स्थान से कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके अलग अलग पूछ लेगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, चा का उच्चारण क्या है, छा का क्या है, जा का क्या है, इस तरीके से। तो जो कंठ है, सबसे पहले याद रखो कंठ, कंठ से क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं, तो कंठ से उच्चारण होता है आ, का वर्ग और हा का। इसके बाद आते हैं तालु, तालु से होता है ई, चा वर्ग, या और शा का। मूर्धा, फिर आते हैं मूर्धा पर, तो मूर्धा से होता है री, टा वर्ग, रा और शा का। फिर आते हैं दंत, दंत से होता है ता वर्ग का और ला और सा का। इसके बाद आएंगे ओष्ठ, ओंठ से होगा पा वर्ग और ऊ का उच्चारण। इसके बाद याद रखना दंतोष्ठ, दंतोष्ठ इम्पॉर्टेंट है, दंतोष्ठ से केवल वा का उच्चारण होता है। कंठ तालु से आपके ए ऐ जो स्वर हैं ये क्या है, ये मिले भी किससे थे, आ और ई से मिलकर क्या बना था, ए। आ का है कंठ और ई का है तालु, क्या हो जाएगा, कंठ तालु। और इसके बाद ए बनता है, तो सीधी सी बात है ए और ए का उच्चारण कहाँ से हो जाएगा, कंठ तालु से। सेम आ, ओ और औ का पूछा जाए तो आ और ऊ के मिलने से बने थे ओ, ठीक है, और आ और ओ के मिलने से बन गया औ। तो कहाँ उच्चारण रहेगा इसका, कंठ रहेगा आ का, ऊ रहेगा ओष्ठ का, तो क्या बन गया, कंठोष्ठ, ठीक है। नासिक का कहाँ से रहेगा, तो नासिक के वर्ण जो हैं आपके वो पांचों वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण इसमें आ जाएंगे। इनका उच्चारण क्या रहेगा, नासिक के पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण इसमें आएगा। उम्मीद कर रही हूँ समझ गए होंगे आप लोग। एक बार फिर से इस चीज़ को मैं रिपीट करती हूँ। पहला है कंठ, कंठ से होता है आ, का वर्ग और हा का वर्ग का मतलब है का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ठीक है। तालु से होता है ई, चा वर्ग, या और शा का। मूर्धा से होता है री, टा वर्ग, रा और शा का। दंत से होता है ता वर्ग का, ला और सा का उच्चारण। ओष्ठ का, ओष्ठ से होता है आपका पा वर्ग और ऊ का। दंतोष्ठ से होता है वाह का उच्चारण स्थान। और कंठ तालु है ए ऐ का। कंठोष्ठ है ओ औ का। नासिक है वर्ग के पांचों वर्णों का। यहीं पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, देखते हैं आप लोग को आ रहे हैं या नहीं। बताइएगा फा का उच्चारण स्थान क्या है, इसके बाद जा का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। इसके बाद गा का उच्चारण स्थान क्या है। आगे आते हैं तो य का उच्चारण स्थान क्या है, सा का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए, इन सभी के आंसर दीजिए। फा का क्या है, ज का क्या है, गा और सा का उच्चारण स्थान क्या है, सभी की बताइएगा। आगे आते हैं रा कितने प्रकार से लिखते हैं, तो रा जो है आपका वो 3 प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया इसलिए मैंने ऐड किया है। पहला रेफ के रूप में, जो ऊपर की तरफ उड़ाते हैं ना वो वाला। शब्द के बीच में आते समय जब रा वर्ण के साथ कोई स्वर नहीं होता है तब उसके तुरंत बाद वाले व्यंजन पर जो है आपका रा ऊपर की तरफ चढ़ा दिया जाता है, जैसे धर्म, कर्म, कार्य। अब इसके वर्ण विच्छेद से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब आप धर्म का वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेफ में जो रा होता है वो क्या होता है, आधा रा होता है, यानी कि उसमें हलंत लगी होती है। जैसे धर्म का यहाँ पर देखिएगा वर्ण विच्छेद, तो क्या होगा, धा, आ, रा, माँ और आ। देखो रा के बाद कोई स्वर नहीं आ रहा है, इसका मतलब रा क्या है, स्वर रहित है, यानी कि आधा रा है, ठीक है। पाई वाला रा क्या होता है, तो पाई वाला जो रा है वो पाई के नीचे तिरछा होकर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि जो का में आपका लगता है ना, क्रोध हो गया, ऐसे प्रतिदिन हो गया। यहाँ पर जो रा प्रयोग होता है वो रा स्वर युक्त होता है, यानी कि पूरा रा होगा। बस अंतर ये है कि इस रा से पहले जो व्यंजन आ रहा होगा वो व्यंजन क्या होता है, स्वर रहित होता है, इसलिए ये रा क्या होता है, उस व्यंजन पर चढ़ जाता है। पर रा क्या होगा, स्वर युक्त होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं प्रतिदिन का आपको करके बताऊँ तो देखो क्या बनेगा, प्रतिदिन का प्रा से ही तोड़ देते हैं, आधा पा, इसके बाद रा, और रा स्वर युक्त है, रा के बाद आ रहा है,
ठीक है। तो पाई वाले में जो रा है वो क्या है, स्वर युक्त आता है। बिना पाई वाले व्यंजनों में क्या होता है, तो देखो बिना पाई वाले व्यंजन क्या है, जो नीचे से घुमावदार व्यंजन होते हैं, जैसे टा वर्ग पूरा का, टा टटे टा टमाटर, ये सब जब आ जाएंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें नीचे की तरफ तिरछा करके इस तरीके से हम लगा देते हैं। टा हो गया, डा हो गया, ड्रम अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। इन दोनों में याद रखो, इन दोनों में स्वर युक्त रा आता है और उसमें स्वर रहित रा आएगा, ठीक है, रेफ में। आगे बढ़ते हैं, लिपि क्या होती है, तो लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं लिपि। यानी कि लिपि क्या है, किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, और किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का, जिन सिंबल्स का यूज़ करते हैं वही कहलाते हैं लिपि, ठीक है। कुछ यहाँ पर लिपियाँ लिखी हैं, कुछ भाषाएं हैं। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये जो भाषाएं हैं इनकी लिपि है देवनागरी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, बांग्ला की लिपि है बंगाली, ठीक है। और प्राचीन काल में जो संस्कृत और पाली भाषाएं होती थी इनकी लिपि होती थी ब्राह्मी लिपि। गुजराती की है गुजराती लिपि, ठीक है। आपको किसकी याद रखनी है, हिंदी और संस्कृत की। आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के लिए। ये क्या होती है, क्या उद्देश्य है, क्या विशेषताएं हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे। तो देवनागरी लिपि क्या है, हिंदी वर्णमाला की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। इसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत की लिपि भी क्या है, देवनागरी लिपि है। और ये जो देवनागरी लिपि है इसका विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे चले हैं, पहले ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, फिर प्राचीन नागरी और उसके बाद देवनागरी आ गई, ठीक है। हमारी वर्णमाला व लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। हमारी जो लिपि और वर्णमाला है संसार में सबसे विकसित मानी जाती है, ठीक है। अगला है देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2 बार, दोबारा भी संभावना है पूछे जाने की। तो सबसे पहली बात ये है कि लिपि जो देवनागरी लिपि है वो एक वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इस लिपि में उच्चारण व लेखन का अपवाद रहित संबंध है। जो बोलते हैं वही हम लिखते हैं। आपने ये चीज़ देखी भी है, इंग्लिश की तरह नहीं होता है कि नी लिखना है, मतलब है क्या स्पेलिंग, KNEE, पढ़ रहे हैं नी और वहाँ पर आ रहा है के, बोल कुछ रहे हैं लिखना कुछ है। नेचर हो गया, बहुत से ऐसे वर्ण हैं जहाँ साइलेंट रहते हैं काफ़ी सारे लेटर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो बोलेंगे वही लिखा जाएगा। यही हमारे लिपि की सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी बात, इस लिपि के वर्णों की बनावट सुंदर व सरल है। इस लिपि में एक ध्वनि के लिए केवल एक ही वर्ण है। इंग्लिश की तरह नहीं है कि सी को चा भी पढ़ना है, सी को का भी पढ़ना है ना। हाँ वो बात अलग है, CH भी आता है वहाँ पर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एस को भी सा पढ़ना है, मैम सी को भी सा पढ़ना है, क्यों है ऐसा, क्या है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा और एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। का को का ही पढ़ेंगे, का को कुछ और नहीं पढ़ेंगे। ऐसे खा का भी ध्वनि क्या है, खा ही है। नेक्स्ट क्या है, इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। इसकी वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक लिपि इसीलिए आपको ऊपर लिखा गया था ये वर्ण शब्द। और देवनागरी लिपि जिन भाषाओं के लिए व्यवहार में लाई जाती है उनकी सभी ध्वनियों को अंकित करने में समर्थ है। कई सारी आपकी भाषाएं इसमें लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, ठीक है। दूसरी क्या है, अक्षरिक लिपि। तो देवनागरी इस लिपि में संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसमें व्यंजनों के लिए 2 ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। अक्षरिक लिपि का मतलब क्या है, अक्षर या संकेत के माध्यम से व्यक्त करना। तो इस लिपि में संकेतों को अक्षर के माध्यम से, मतलब जो अक्षर हैं उनको क्या, उनके लिए सिंबल हैं, जैसे का, ठीक है। बच्चों को जब सिखाते भी तो भी पहले इस तरीके से ये बनाओ, फिर ये सिखाते हैं, फिर ये इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि सांकेतिक यानी कि संकेत जो हैं उनके लिए हमने अक्षरों का प्रयोग किया है, ठीक है। ये बोल सकते हो, घुमा के आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं कि लिखने के लिए या इस लिपि के लिए कुछ संकेत प्रयोग किए गए हैं जो अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ध्वनियाँ प्रयोग होती है व्यंजनों के लिए। जैसे खा को क्या है, अगर खा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा खा प्लस आ। ऐसे ही हमें का वर्ण विच्छेद करना है तो का क्या हो जाएगा, क प्लस आ। यहाँ पर मैं आपको 1-2 वर्ण विच्छेद और सिखा देती हूँ। कमल,
अगर कमल का आपसे वर्ण विच्छेद कराया जाए तो क्या बनाएंगे आप? क प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला और प्लस आ। इन सभी में हलंत लगेगी, स्वर वाले हैं ये इसलिए। ठीक है, ऐसे ही कोई और भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर ले लिया पानी, पानी का करिएगा तो क्या बनेगा? पा प्लस आ प्लस ना और प्लस ई। ठीक है, जब आपको कोई भी देखो, अगर ये लिखा है का, ये पा लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसमें स्वर का सपोर्ट है। कौन से स्वर का सपोर्ट यहाँ मिल रहा है? छोटे आ का मिल रहा है, इसलिए ये स्वर रहित हैं। अगर इसका सपोर्ट नहीं होता तो ये कैसे लिखे जाते? फिर इनमें हलंत लगा के इनको लिखना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब वर्ण विच्छेद करोगे तो आ को निकालोगे अलग अलग। अगला आपका यहाँ से भाषा के कौशल शुरू हो जाएंगे। हिंदी भाषा में कितने कौशल हैं? तो हिंदी भाषा के प्रमुख 4 कौशल हैं। कौन कौन से हैं? पहला है श्रवण, दूसरा वाचन, तीसरा पठन और चौथा है लेखन। जिसको हम श्रवण को बोलते हैं सुनना, वाचन को बोलना, पठन को पढ़ना और लेखन को लिखना। इसके लिए ट्रिक है सुबोपली, पहले आता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, लिखना, क्रम से चलते हैं ये। ठीक है, श्रवण कौशल क्या है? तो श्रवण शब्द श्रु धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। ठीक है, सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव ग्रहण करके समझने की क्रिया ही श्रवण कहलाती है। श्रवण कौशल में क्या है? सुनते हैं चीज़ों को। श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां एवं क्रियाएं क्या क्या हैं? तो देखो, भाषण हो गया, कहानी कहना व सुनना हो जाएगा, सस्वर वाचन। ठीक है, प्रश्नोत्तर। सस्वर वाचन में भी क्या है? वाचन में तो वो आएगा, लेकिन सस्वर वाचन अब अगर कर रहे हैं, सुन भी तो रहे हैं ना, तो श्रवण में भी आ जाएगा वो। प्रश्नोत्तर प्रविधि में शिक्षक बोलेगा तो शिक्षक की बात को आप सुनोगे ना, तो सबसे पहला काम श्रवण ही हो रहा है वहाँ पर भी। वाद विवाद में भी क्या? श्रवण, उसके बाद ही तो विवाद करोगे। ठीक है, कोई अगर बोलेगा तो सुनोगे, तभी तो उसका प्रत्युत्तर दे पाएंगे। ऐसे ही श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई सुनने वाली। ठीक है, आते हैं वाचन क्या होता है? तो लिखित भाषा को देखकर पढ़ना या बोलना वाचन कहलाता है। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वाचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। सस्वर वाचन क्या है? ये यहाँ पर रिपीट हो गया है, इसको वही चीज़ है। सस्वर वाचन क्या होता है? तो सस्वर वाचन का मतलब है स्वर सहित वाचन करना। सस्वर, सा मीन सहित और स्वर मीन स्वर, यानी कि स्वर के साथ बोलना ही कहलाता है सस्वर वाचन। छात्रों के द्वारा उचित लय के अनुसार सुंदर व शुद्ध स्वर के साथ किया जाने वाला वाचन सस्वर वाचन कहलाता है। जैसे वंदना बोलना, श्लोक बोलना। स्कूल में प्रेयर होती है ना, सभी क्या होती थी? कॉलेज में भी होती है, आप लोग की बीटीसी में भी होती होगी प्रेयर। क्या हो रहा है वहाँ पे? सस्वर वाचन हो रहा है। ठीक है, सस्वर वाचन भी आपका कितने प्रकार का होता है? तो सस्वर वाचन भी 2 प्रकार का होता है और मौन वाचन भी 2 प्रकार का होता है। सस्वर में आपके 2 कौन कौन से आते हैं? एक आता है आदर्श वाचन और दूसरा आता है अनुकरण वाचन। ठीक है, अनुकरण। आदर्श वाचन क्या होता है? तो आदर्श वाचन वह वाचन है जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। शिक्षक के द्वारा करने वाला वाचन आदर्श वाचन होता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए एक आदर्श रूप में होगा। और शिक्षक के वाचन में एक चीज़ क्या है? इसको तभी आदर्श वाचन कह सकते हैं जब शिक्षक वाचन में कोई त्रुटि ना करे और वाचन की सभी चीज़ों को ध्यान में रखे। जैसे कहाँ पर उतार चढ़ाव करना है, कविता पढ़ा रहे हैं तो एक लय का ध्यान रखना, गति का ध्यान रखना, विराम चिन्ह का ध्यान रखना। ये सब चीज़ें अगर शिक्षक प्रयोग करेगा तभी उसका वाचन आदर्श वाचन कहलाएगा। ठीक है, अनुकरण वाचन क्या होता है? तो छात्र द्वारा किया जाने वाला वाचन जो शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात होगा वो कहलाता है अनुकरण वाचन। इसमें आपके 2 आ जाते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर? जैसे शिक्षक ने बोला मछली जल की रानी है, बच्चे भी उसके बाद रिपीट करेंगे मछली जल की रानी है। तो यही क्या है? अनुकरण वाचन है। शिक्षक ने जो बात बोली बच्चे सेम टू सेम वैसा ही बोलते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो बच्चे वही चीज़ रिपीट करते हैं। ठीक है, अब ये 2 प्रकार से हो सकता है, पहला तो सामूहिक और दूसरा व्यक्तिगत। सामूहिक को संवेद वाचन भी कहते हैं। इसमें आपने बोला कि 2 1 जा 2, तो सारे बच्चे क्लास के चिल्ला रहे 2 1 जा 2। या आपने बोला मछली जल की रानी, तो सारे बच्चे एक साथ बोल रहे मछली जल की रानी है। कौन सा हो गया? सामूहिक, सब बोल रहे हैं। और व्यक्तिगत में केवल एक बच्चा अगर वो गलत उच्चारण कर रहा था तो आपने क्या किया? उसको खड़ा कर दिया और उसके बाद या उसके पास गए, वहाँ पर जाकर बोला और उसके बाद उस बच्चे से बुलवाया, तो वो व्यक्तिगत वाचन हो जाएगा। ठीक है,
अगला है सस्वर वाचन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उचित लय एवं गति का ध्यान रखना, ये इसकी विशेषता है। उचित हाव भाव, टीचर को ये चीज़ भी, अब मान लो कविता पढ़ा रहा है, वहाँ कोई अच्छा से चीज़ आ रही है, या कहानी पढ़ा रहा है और एकदम ऐसे जोर जैसे शिवाजी का वहाँ पर चरित्र चित्रण कर रहे हैं, या शिवाजी की या छत्रपति शिवाजी की कोई कहानी वहाँ व्यक्त कर रहा है शिक्षक, तो उनको वहाँ पर क्या है, शिवाजी की बात बताने के लिए महाराणा प्रताप का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, किसी महापुरुष की बात बता रहे हैं, तो उनके जैसे ही वहाँ पर उत्तेजित भी होना है एकदम, जहाँ क्रोध आना है वो भी दिखाना है, वीरता का भाव भी, वो सब क्या है शिक्षक अपनी आवाज़ से और अपनी मुख मुद्रा से ही वहाँ प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। तो उचित हाव भाव भी सस्वर वाचन में ज़रूरी है, जैसे प्रेम, क्रोध, वीरता, करुणा इत्यादि के भाव हो गए। ठीक है। अगर आप रस पढ़ा रहे हैं, 6-7 क्लास तक पहुँच गए, रस पढ़ा रहे हैं, वियोग रस, ठीक है, संयोग रस या और भी रस हैं, ठीक, करुण रस, तो वहाँ वैसे ही भाव आपके मुख पर, आपकी आवाज़ में आने चाहिए। नेक्स्ट है उचित बल और विराम, जैसा कि आप यहीं पर है, कोई ऐसे नहीं, अगर आप लक्ष्मण जी की कुछ लाइन पढ़ रहे हैं तो सेम वैसा क्या है, क्रोध वाला जो भाव उनका रहता है वो आना चाहिए आपकी वाणी में। नेक्स्ट है अंग संचालन, हाथ हिलाते रहना चाहिए इस तरीके से, ताकि बच्चे क्या है आपकी तरफ ही वो रहें। तो ये सब सस्वर वाचन की विशेषताएं हैं। ठीक है। और उच्चारण की शुद्धता, तो ये तो मेन विशेषता है सस्वर वाचन की। अगला है मौन वाचन क्या है। तो लिखित सामग्री को मन ही मन बिना स्वर किए चुपचाप पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। उच्च स्तर पर बहुत काम आता है ये, और हम लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं। प्राथमिक स्तर पर तो हम बच्चे से बोलते हैं बोल बोल कर पढ़ो, क्यों, क्योंकि उसका वहाँ पर आधार बेस बन रहा है, और वो जब तक उच्चारण नहीं करेगा तो चीज़ें बाद में क्या है गड़बड़ रहेंगी, उसकी उच्चारण की जो क्षमता है वो बहुत बेकार ही हो जाएगी, वो सही चीज़ें नहीं बोल पाएगा। इसीलिए बचपन में या प्राथमिक स्तर पर हम बोल बोल के करवाते हैं। वही चीज़ क्या है, अगर आप बड़े स्तर पर आ जाओ ग्रेजुएशन लेवल पर, तो जब आप खुद भी स्टडी करोगे तो मौन वाचन ही करते हो, मन में पढ़ते हैं ना, वही मौन वाचन है। दो प्रकार से है, द्रुत वाचन और गंभीर मौन वाचन। द्रुत वाचन में क्या होता है, एकदम फटाफट से, जैसे रिवीजन के टाइम पे करते हैं, उंगली फिराई, ये बस ये हो गया, पेज खत्म, अगला पेज, ये खत्म, ये हो गया द्रुत वाचन। और गंभीर मौन वाचन होता है कि एक एक पंक्ति पढ़ के उसका अर्थ निकालते हुए, उसके भाव को समझते हुए पढ़ना, वो गंभीर मौन वाचन हो जाएगा। अच्छा, मौन वाचन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें थकान कम होती है, समय की बचत हो जाती है, और बालकों का ध्यान केंद्रित रहता है, और सीधी सी बात, दूसरों को कोई व्यवधान नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होगा। मन में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास अगर 2-3 लोग बैठे हैं तो वो भी पढ़ते रहेंगे। बोल बोल कर पढ़ोगे तो पास वाले को डिस्टर्ब होता है ना, तो सस्वर में ये उसकी हानि बोल सकते हैं, और यहाँ मौन वाचन में ये एक लाभ मिल जाएगा आपको। यहाँ से मौन वाचन के उद्देश्य क्या हैं। तो तर्क, चिंतन तथा कल्पना शक्ति का विकास करना एक उद्देश्य ये है। लिखित सामग्री का अर्थ व भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना, जब वो बच्चा खुद बोलेगा, मन में पढ़ेगा, तो सीधी सी बात है खुद से उस अर्थ को निकालना सीखता रहेगा। स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना, बच्चों की शब्द सूक्ति का भंडार में वृद्धि करना, विभिन्न शैलियों से या विभिन्न साहित्य से परिचित कराना, साथ साथ समय, गति और स्मरण, इन सभी की दृष्टि से भी ये आपका महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, अगला है अशुद्ध उच्चारण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। दूसरा कारण है बच्चों को अक्षरों और मात्राओं का शुद्ध ज्ञान ना होना, कि कब ई की मात्रा आएगी, कब ई की मात्रा आएगी। ठीक है। पानी लिखना है तो पानी लिख रहे हैं, ठीक है, पानी लिखते हैं, और वारी लिखना होगा तो अक्सर बच्चे वारी लिखेंगे। ठीक है। रात्रि लिखना होगा तो अक्सर देखा है मैंने बच्चों को रात्रि लिखते हुए, जबकि होता क्या है रात्रि, तो उनको ई और ई की मात्रा या उ इनकी मात्राओं का ज्ञान नहीं है। ठीक है। आप वहाँ इमला बोल रहे हैं, आपने बोला रात्रि और रात्रि, दोनों में अंतर है ना। बस बच्चों को अगर इनका ज्ञान हो जाएगा ना तो उनका उच्चारण शुद्ध रहेगा और उनकी वर्तनी भी फिर शुद्ध हो जाएगी। अगला क्या है, उच्चारण स्थानों का ज्ञान ना होना, जैसे शा सा बोले जाते हैं ना, इनमें अशुद्धि का कारण यही है कि बच्चों को उच्चारण स्थानों का ही ज्ञान नहीं है, कि कौन तालव्य है, कौन दंती है, कौन मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्या है, शारीरिक विकार है, तो उसके कारण भी बच्चों का उच्चारण अशुद्ध हो सकता है। क्लियर। और दूसरा आपका शर्मीला स्वभाव और भय डर के कारण भी बच्चे अशुद्ध बोल सकते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके, पहला है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, दूसरा है मात्राओं और अक्षरों का ज्ञान ना होना, तीसरा है उच्चारण स्थान का ज्ञान ना होना, चौथा है शारीरिक विकार होना, और पांचवा हो जाएगा शर्मीला स्वभाव। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध उच्चारण सुधारने के लिए क्या क्या उपाय हैं? तो सबसे पहला उपाय यही रहेगा कि कठिन वर्ण जैसे री, शा, सा, छत्र, ज्ञा, इन शब्दों का बार बार अभ्यास कराते रहो, इनका उच्चारण करवाते रहो। दूसरा क्या है? ध्वनियों को उनके उच्चारण स्थान से परिचित कराइए। संयुक्त अक्षरों के उच्चारण स्थान पर विशेष ध्यान दो। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करो और साथ साथ चंद्र बिंदु और अनुस्वार पर भी ध्यान दो। ठीक है, मेन वही चीज़ें हैं। पहली क्या है कि जो भी कठिन शब्द हैं उनका बार बार उच्चारण कराओ, उनके उच्चारण स्थान का ज्ञान कराओ। और तीसरा, संयुक्त जो स्वर होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, इनके उच्चारण स्थान पर जोर दीजिए। और एक काम और कर सकते हैं, आप टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर में आपने कुछ वर्ड रिकॉर्ड कर दिए और उन्हीं को क्या करेंगे बच्चे, बार बार सुनते रहेंगे तो उनका उच्चारण शुद्ध रहेगा। अगला है उच्चारण शिक्षण की विधियां क्या हैं? तो अनुकरण विधि है एक, उपकरण विधि है और ध्वन्यात्मक विधि है। अनुकरण तो क्लियर हो ही रहा है कि आप बोलेंगे बच्चा सुनेगा। उपकरण में कुछ भी आप टीएलएम वगैरह ले आएंगे वहाँ से, और ध्वन्यात्मक भी आपकी इसी में आ जाएगी। वाचन शिक्षण की विधियाँ क्या क्या हैं? तो अक्षर बोध विधि, कहानी विधि, सामूहिक पठन विधि, अनुकरण विधि, ये सब वाचन शिक्षण की विधियाँ हैं। नेक्स्ट आते हैं अभिव्यक्ति पर। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अपनी बात दूसरों के सामने रखना ही अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, पहली मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरी लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होगा कि अपनी बात बोल करके पहुंचाना, और लिखित में अपनी बात लिख करके दूसरों के सामने पहुंचाना। तो अपने भावों व विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर प्रस्तुत करना मौखिक अभिव्यक्ति। जैसे इसके अगर हम साधन कहें तो पहला वार्तालाप हो जाएगा, दूसरा भाषण हो जाएगा, नाटक वगैरह आ जाएंगे जिसमें बोलकर हम और करके दिखाते हैं, वाद विवाद हो गया, कहानी सुनना हो गया, सस्वर वाचन हो गया, प्रश्नोत्तर हो गया, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। इन सब में हम बोलकर ही अपनी बात बताते हैं। लिखित में क्या क्या आ जाएगा? तो अपने भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित अभिव्यक्ति है। जैसे पत्र लेखन, कहानी लेखन, जीवनी, आत्मकथा लेखन, ये सब आपके लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेखन क्या होता है? तो लेखन का अर्थ होता है लिखना। सुबोपली पर आ गए हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना हो गया आपका, यानी कि श्रवण, वाचन और पठन हो चुका है। लेखन पर आए हैं। लेखन की विधियाँ क्या क्या हैं? तो लेखन की पहली विधि है रेखा अनुसरण विधि, जिसमें क्या करें, पॉइंट कर करके हमने ड्रॉ कर दिया और बच्चे उस पर अपनी वो फिराएंगे पेंसिल। ठीक है, क्या बन गया? आ बन गया। जैसे कि यहाँ पर है, अगर हमने इस पर ही फिराया तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। सार्थक रेखाएं खींचना, जैसे कि ये सब चीज़ें क्या हैं? सार्थक रेखाएं। बच्चों को यहाँ से भी शुरू करते हैं, जब उनको लेखन उनका प्रारंभ किया जाता है तो यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, सार्थक रेखाएं बनाना इस तरीके से। ठीक है, अगला क्या है? खंडशः लेखन कराना, यानी कि तोड़ तोड़ कर ये बनाया, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से। जैसे का बनाते हैं ना, बोलते भी थे, का के लिए क्या थी? गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, तो ये सब इसी में आ जाएगा। अनुलेख विधि, यानी कि अनुसरण करते हुए, जो आपकी पुस्तिकाएँ आती हैं काफ़ी सारी, जिसमें ऊपर लिखा होता है, बच्चे उसका अनुसरण करते हुए लिखते हैं, अनुलेख विधि हो जाएगी। मांटेसरी विधि, पेस्टोलॉजी, ये सभी इनके अंतर्गत हैं। सभी में आपकी एक जैसी ही चीज़ें हैं कि किस तरीके से लेखन करना है, बस एक एक तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड पढ़ाना। और इन सब में क्या है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? संकेतों से करते हैं। ठीक है, अगला है लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें। तो बैठने के ढंग का ध्यान देना है, आंखों से कागज़ की दूरी 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ठीक है, देखो शिरोरेखा मैं हर जगह प्रयोग करिए ना मैंने, इससे क्या होता है ना कि हमारा जो लेखन होता है वो आकर्षक लगता है। ठीक है, अक्षर की सुडौलता और कलम पकड़ने का ढंग। जैसे एक चीज़ है, खा जब बनाते हैं तो कभी कभी खा हमारा रा और वा में हो जाता है। खा किस तरीके से बनता है? इस तरीके से। तो ये बेसिक सी चीज़ें छोटी छोटी जो शायद पता होती हैं, नहीं पता होती। ऐसे ही भा बनाते हैं या शा बनाते हैं, तो जब शिरोरेखा खींचते हैं तो कभी ऐसे नहीं खींचते। कैसे खींचते हैं? ये जो गुंडी वाला साइन होता है इसको हटा के आपकी रेखा खींची जाती है।
ठीक है। इससे क्या है, हमारा लेखन अच्छा होता है और आकर्षक लगता है। लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थी अपने भावों और विचारों को लिपिबद्ध कर सकता है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग सीख पाएगा, वो उसका शब्दकोश सक्रिय रहेगा और सुंदर सुडौल स्पष्ट लेखन की शिक्षा उसको मिलती रहेगी। राइटिंग अच्छा होता रहेगा, ये भी आप लिख सकते हो। विराम चिन्ह तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्यों, बोलने में इतना ध्यान नियम दे पाते, लिखने में लेकिन कहाँ कॉमा लगना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी वो इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है कॉमा लगने और ना लगने से। ठीक है, लेखन अभ्यास में क्या आ जाएंगी, तो लेखन अभ्यास में पहला है सुलेख, दूसरा है अनुलेख और तीसरा होता है श्रुतलेख। सुलेख क्या है, तो सुलेख है, सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेखन। ये बात आपकी पूछी भी गई थी एग्जाम में। सुंदर लेखन सुलेख का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि लेखन में सुंदरता और आकर्षकता का होना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर देखो आपसे बोला भी जाता है कि एग्ज़ाम में जब लिखिए तो साफ साफ लिखना और राइटिंग अच्छी लिखना। बोलते हैं ना कि राइटिंग जिनकी अच्छी होती है उनको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वैसे सही बताएं तो। और दूसरा है भी, क्योंकि अगर आप साफ साफ लिखेंगे, ज़्यादा काटापीटी नहीं होगी, तो उससे क्या है, एग्जामिनर को आपकी कॉपी थोड़ी सी ना अट्रैक्टिव लगती है कि हाँ बच्चे ने बहुत क्लियर लिखा है, साफ़ सुथरा लिखा है। वहीं घिचपिच कर दी, बहुत पास पास सारे अक्षर बना दिए, वो मिक्स हुए जा रहे हैं, दाल चावल रोटी चटनी सब एक ही थाली में जैसे डाल दिया हो, अगर ऐसा होगा तो सीधी सी बात है, जब आप वो खाना पसंद नहीं करोगे जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी चटनी पानी सब कुछ पड़ा हुआ है, क्या वो खाना आप खा सकते, नहीं खा पाएंगे ना। सेम वैसे ही लेखन के साथ है, शब्द के ऊपर शब्द बने जा रहे हैं, सब मिक्स करके लिख दो। जैसे यहाँ पर है छात्र लिखा है और इसी के बगल में किसी पुस्तक लिख दी। अब बताओ ये क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा क्या, इतना घना घना लिखोगे तो फिर वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करनी है साफ साफ लिखो, दूर दूर लिखो, क्लियर दिखाई देना चाहिए टीचर को। अनुलेख क्या होता है, तो वह लेख जिसे छात्र किसी पुस्तक इत्यादि से देख देख कर लिखते हैं वो अनुलेख कहलाता है। श्रुतलेख क्या है, तो श्रुतलेख आपका है इमला, ठीक है, जिसको डिक्टेशन बोलते हैं, यानी कि बोलकर सुनकर लिखना। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। शिक्षक जो बोलते हैं छात्र सुनकर स्वयं उस चीज़ को लिखते हैं। इसमें बालक की अनेक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। ठीक है, हाथ भी चल रहा है और आंखें भी, कान भी, सब कुछ उसका सक्रिय रहेगा। इसीलिए छोटे बच्चों को काफ़ी इमला बुलवाया जाता है, जिससे क्या है उनका जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ रहेंगी वो सब दूर होती रहेंगी, उच्चारण उनका शुद्ध होता रहेगा। इनसे 2-3 चीज़ें आपकी ठीक रहती हैं। अब श्रुतलेख का उद्देश्य क्या है, तो लेखन गति में वृद्धि करना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है सुनकर भाषा को समझने और लिखने का अवसर प्राप्त होता है। विराम चिन्हों का ठीक से उपयोग करना सीख जाते हैं बच्चे। सुंदरता, स्पष्टता और शुद्धता का अभ्यास होता रहता है, साथ साथ बोध शक्ति का विकास होता रहता है। देखो जब टीचर बोलते हैं ना कि अब जैसे टीचर ने बोला वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो अब आप खुद विराम चिन्ह वहाँ पर लगा लोगे, या वहाँ बोला कि तुम क्या कर रहे थे, तो वहाँ खुद क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो इससे बच्चे खुद अपना करने लगेंगे, विराम चिन्ह का प्रयोग करने लगेंगे, भाषा को समझने लगेंगे और स्पीड भी तेज़ होती रहेगी। शिक्षक पूरा वाक्य या पैराग्राफ बोलेंगे तो सीधी सी बात है आप उसी स्पीड से तेज़ 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 लिखने का प्रयास करोगे। अगला है वर्तनी। तो वर्तनी से तात्पर्य अक्षरों की सुडौल तथा सुंदर लेखन से नहीं होता, बल्कि वर्णों को शुद्ध व सही क्रम में लिखना है। वर्तनी का मेन मतलब यही है कि जो भी आप शब्द लिख रहे हो या जो वर्ण लिख रहे हो वो शुद्ध लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जैसे का है, का ये लिखा है और का मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ ज़्यादा गंदा हो गया, ये ऐसे लिख दिया, तो का ही है ना, बदला भी नहीं, इस तरीके से लिख दिया। पर हमें करना क्या है, हमें वर्तनी में ध्यान रखना है कि वो शुद्ध लिखा होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको और एग्जाम्पल दे दूंगी आगे बढ़ते। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के प्रकार क्या हैं, तो सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे श के स्थान पर छा बना देना, श के स्थान पर सा बना देना, री के स्थान पर रा या फिर ई बना देना। ठीक है, और री ज़्यादातर बच्चे कैसे लिख देते हैं, जैसे री आएगा ना तो इस तरीके से री कर देते हैं, तो ये सब आपकी अशुद्धि हो जाएगी। दूसरी क्या है, पंचम वर्ण के संबंधित अशुद्धि, जैसे सुंदर को सुंदर, इस तरीके सुंदर जो देखो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, जहाँ पर टिक की है मैंने वो सही है, सुंदर सही है, बिंदी वाला गलत है, ये गलत है। संबंध ये सही है, ये गलत है। खंड ये वाला खंड सही है, ये खंड गलत है। पंचम वर्ण आते हैं यहाँ पर हम लगा देते हैं अनुस्वार। मात्राओं की अशुद्धियाँ, जैसे रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता। अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता। ठीक है, अधीन होता है, आधीन नहीं होता।
अगला है अक्षर या वर्ण की अशुद्धियाँ। तो जैसे बहुत से लोगों को, गांव वालों को सुना होगा ना, वो नखलऊ बोलते हैं। नखलऊ नहीं होता, लखनऊ होता है। तो यहाँ वर्ण की अशुद्धि है। ला को ना पढ़ने लगे हैं, वर्ण की अशुद्धि हो गई। धर्म, धर्म होता है धर्म, रा पूरा का पूरा ऐड कर दिया, तो ये वर्ण की अशुद्धि है। छह, देखो छह, ये विसर्ग आती है यहाँ पर, हम हा का पूरा उच्चारण कर देते हैं, तो यहाँ भी वर्ण संबंधी अशुद्धि हो रही है। उत्तरीय, या आता है, हम उत्तरी कर देते हैं, तो ये सब क्या है, वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, ऐसे उज्ज्वल को देखो, इसमें आपके डबल जा आएंगे, वो भी आधे आधे। ज्योत्सना, इसमें ता और सा दोनों आधा आएगा, इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ पर बॉक्स बनाए हैं ये आपकी शुद्ध लिखी हुई है वर्तनी। वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण क्या है, तो असावधानी हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है अशुद्ध उच्चारण, गलत बोलोगे तो गलत ही लिखोगे। लिपि की अपूर्ण जानकारी, अयोगवाह और नासिक के वर्णों का पर्याप्त ज्ञान ना होना, ये भी आपकी अशुद्धि का कारण है। दूसरा, चंद्र बिंदु और अनुस्वार का पूर्ण ज्ञान नहीं होना कि कहाँ पे ये बिंदी लगानी है, अंक की बिंदी, कहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे आँख है, अंग है, कहाँ पर आएगा, तो अंग में तो आपकी ये आती है, अंक में भी यही आता है। अब आँख या चांद आ जाएगा तो आपकी चंद्र बिंदु आएगी, तो इनका ज्ञान नहीं है तो आप सही से नहीं लगा पाएंगे। साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रभाव आपका अशुद्ध उच्चारण में भी देखने को मिलता है और वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में भी। क्यों, जब उच्चारण ही अशुद्ध रहेगा तो वर्तनी तो जाहिर सी बात है अशुद्ध होगी ही होगी। अगला है वर्तनी संबंधी अशुद्धि दूर करने के उपाय। तो शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराओ, लिपि संबंधी ज्ञान कराइए, व्याकरण का ज्ञान कराओ, जितना हो सके सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख हम प्रयास करें कि बच्चों को सुलेख देते रहें, साथ साथ उनका इमला भी बुलवाते रहें, उनसे इमला लिखवाते रहें, जिससे क्या है वो सुन के लिखेंगे तो उनकी जो गलतियाँ हैं वो धीरे धीरे दूर होती रहेंगी। अनुस्वार अनुनासिक का स्पष्ट ज्ञान कराना, श्यामपट्ट पर कुछ अक्षर लिख के दे दो और बच्चों से कहो कि इनसे जुड़े हुए अक्षरों को लिखें। ठीक है, ये सब इसमें चीज़ें आ जाएंगी। अब शुद्ध वर्तनी को यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर मैंने लिखा है आपकी कुछ शुद्ध वर्तनी, बस मैंने यहाँ शुद्ध लिखी है, अशुद्ध एक भी नहीं है। तो शुद्ध शुद्ध आप देख के सब याद, इनको 2 से 3 बार लिखना और आपको ये सारी की सारी शुद्ध वर्तनी तैयार हो जाएंगी। ज्योत्सना, इसमें क्या है, दोनों ता और सा दोनों आधे बनते, ध्यान रखना। कव इत्री होता है, मात्रा या पर लगती है। कवि होता है ना, ये मान लो जैसे स्त्रीलिंग बनाया, स्त्रियाँ अपने पास ले लेती ना चीज़ें, तो बस मात्रा या पे चली गई। ज्योत्सना फिर से आ गया है तो समझ ही गई। कालिदास होता है, अंतर्धान होता है, हिरण्यकशिप शब्द होता है, उज्ज्वल में दोनों जा आधे बनेंगे, संन्यास में अंक की बिंदी भी आती है और आधा ना भी आता है, दोनों बनेंगे। ये नहीं कर सकते हो कि केवल ना बना दिया या फिर केवल बिंदी लगा दी। पूजनीय होता है। अगला ईर्ष्या, पारलौकिक, क्लेश, श्रृंगार, श्रृंगार ध्यान रखना पूछा गया है। व्यावहारिक शब्द होता है, मैथिली शरण, कुमुदिनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है, पता नहीं कैसे ये रह गई। पुरस्कार, विरहिणी, परीक्षा, अत्यधिक, सन्यासी, रचयिता, अभ्युदय, उपर्युक्त, अत्युत्तम, अत्यधिक, वाल्मीकि, मंत्रिमंडल, अनुग्रहीत, अंत्याक्षरी, कैलाश, कृपया, कौशल्या, चिन्ह, आनुषंगिक और व्यावहारिक, भागीरथी, ये सारी आपकी वर्तनी थी, तैयार कर लेना इनको। विलोम शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जो उल्टा अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, इनको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे उर्वर का ऊसर, नूतन का पुरातन, अर्वाचीन प्राचीन, उचित अनुचित, आनंद विषाद, अंधकार प्रकाश, उत्थान पतन, उत्कर्ष अपकर्ष और क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। अल्पायु, दीर्घायु, अध, इति, अनुरक्त, विरक्त, ऋजु का वक्र, क्रश का स्थूल या हष्टपुष्ट, क्रश मीन्स होता है बहुत ही कमजोर व्यक्ति, तो क्रस का हो जाएगा हष्टपुष्ट या स्थूल। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शुष्क का आर्द्र, कृतज्ञ का कृतघ्न, इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद उग्र का सौम्य, उग्र का मतलब होता है क्रोधित करने वाला, सौम्य विनीत हो जाएगा। जंगम का स्थावर, उन्नति का अवनति, प्रत्यक्ष का परोक्ष और संकीर्ण का विस्तीर्ण, विस्तीर्ण होता है, ध्यान रखना। और उदार का अनुदार। आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्दों पर। तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। ठीक है, जैसे आग का पर्यायवाची देख लो, अग्नि, पावक, अनल, दहन, धूमकेतु। अनल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है, ध्यान रखना अनिल। अगला अमृत का है, अमीय, सुधा, पीयूष, सोम। असुर का दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। निशाचर का मतलब क्या है, रात में विचरण करने वाला।
अश्व का घोड़ा, घोटक, तुरंग, वाजी, अतिथि का मेहमान, आगंतुक और अभ्यागत इंपॉर्टेंट है। आकाश का अंबर, गगन, नभ, आसमान, धरती का भू, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा और गंगा का भागीरथी, देव नदी, जाह्नवी, जल के नीर, वार्य, अम्बु और पानी। इंपॉर्टेंट ये मैंने लिख दिए हैं, पूछे गए थे वो लिख दिए। बाकी आप कहीं से भी अगर मिल रहे हैं या चैनल पर पढ़ी हुई हैं क्लासेस, वहाँ से आप इनके पर्यायवाची विलोम तैयार कर सकते हो। तुकांत शब्द क्या होते हैं? तो तुक वाले जो शब्द होते हैं ना, वो तुकांत कहलाते हैं, जिनका अंत कहाँ से हो रहा हो? तुक पे हो रहा हो। ठीक है, इनके उच्चारण में तुक की प्रधानता होती है। काव्य में इनका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, जैसे खाना पीना, छोटा मोटा, उमंग तरंग, हाथ साथ, मिलना जुलना, खाना वाना, पानी वानी, ऐसे भी कर सकते हो। अब समान ध्वनियों वाले शब्द क्या हैं? तो वे शब्द जो सुनने में एक जैसे या बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम मीन्स समान, श्रुति मीन्स सुनने में, भिन्न मीन्स अलग अलग और अर्थ में। ठीक है, सुनने में तो समान होंगे और अर्थ में अलग अलग होंगे। जैसे अंश मीन्स कंधा, अंश मीन्स भाग, अन्न मीन्स अनाज, अन्य मीन्स दूसरा, अनल मीन्स आग, अनिल मीन्स हवा, अल मीन्स भौरा, अली मीन्स सखी, दिन मीन्स दिवस, दीन मीन्स गरीब, कृपण मीन्स कंजूस, कृपाण मीन्स तलवार जो है वो होती है, क्षति मीन्स नुकसान, क्षिति मीन्स धरती, तरंग मीन्स लहर, तुरंग मीन्स घोड़ा, गज मीन्स आपकी हाथी हो जाएगा, और गज जो होता है एक नापने की इकाई भी होती है। और अपेक्षा किसी से उम्मीद करना, आशा, और उपेक्षा तिरस्कार करना। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है विराम चिन्ह। तो विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने भावों को व्यक्त करते समय वाक्य में जब वक्ता वाक्य के अंत में रुकता है, तो इससे क्या होगा? हमारा वाक्य या जो भी है भाषा वो प्रभावपूर्ण रखती है। जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, बीच में कहीं रुक रहे हैं, तो वो क्या होगा? उससे इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है। यही क्या है, अब हमें जब लिखना पड़ेगा तो हम लिखने में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यही चिन्ह कहलाते हैं विराम चिन्ह। हिंदी में प्रचलित आपके कुछ विराम चिन्ह निम्नलिखित है। पहला है पूर्ण विराम, इस तरीके से लगता है। अल्प विराम, कॉमा, अर्धविराम, कॉमा, आपका एक बिंदी फिर नीचे कॉमा। अपूर्ण या उपविराम आपकी विसर्ग वाली आ जाती हैं इसमें। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि बोधक सभी को लगाना आता ही है। इसके बाद योजक चिन्ह जो जोड़ने का काम करता है, जैसे पाप और पुण्य के बीच में लगा होगा, माता और पिता के बीच में लगा हुआ मिलेगा। निदेशक चिन्ह होता है डैश का निशान। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जब हम कोई कोटेशन लिखते हैं या किसी का कथन लिखते हैं तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये सिंगल और डबल होता है, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। विवरण चिन्ह का मतलब क्या है? जब हम व्याख्या कर रहे होंगे वहाँ प्रयोग करेंगे। लाघव चिन्ह होता है आपका, जैसे उत्तर प्रदेश लिखना है तो इसको शॉर्ट में जो कर देते हैं यही लाघव चिन्ह है। लोप या हंसपद त्रुटिपूर्वक चिन्ह कहा जाता है, गलती हो जाती है तब लगा देते हैं इसको। और कोष्टक तो पता ही है 3 प्रकार के हैं। जब हम किसी चीज़ की, जैसे कोई कठिन शब्द आ गया और हमें वहीं पर उसका अर्थ बताना है तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। समानता सूचक इक्वल को दिखाता है, ये मैथ्स में यूज़ किया जाता है। इतिश्री खत्म हो जाता है ना, कि हमारे जब चैप्टर एंड हो रहा है तो नीचे जो लगाते हैं वो आते हैं इतिश्री। विराम चिन्हों का उपयोग देख लो। पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी, यानी कि भली भांति ठहर जाना। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे राम विद्यालय जा रहा है, पूर्ण विराम लगाया। हम खेल रहे हैं, पूर्ण विराम। वह सो चुका है, पूर्ण विराम। मैं पढ़ा और फिर सो गया, पूर्ण विराम। अल्प विराम क्या है? अल्प विराम का अर्थ है कम ठहरना। वाक्य में जहाँ कम ठहरना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन, रोहन, सोहन बाजार गए, तो इनके बीच में कॉमा आएगा। गिनतियाँ देखो 1 2 3, बीच में क्या आएगा? कॉमा आएगा। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब किसी वाक्य में अल्प विराम से अधिक समय के लिए और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। आमतौर पर हम 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा निकट है, तो बीच में क्या लगेगा? अर्धविराम। जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं, दूसरे पर आश्रित हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। काफ़ी सारे उपवाक्य हैं, इनको जोड़ने के लिए देखो क्या यूज़ करेंगे? अल्प विराम का यूज़, अर्धविराम का। अल्प तो आपका कॉमा होता है, ठीक है। अर्धविराम, अर्ध प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वह आगरा कब जा रहा है, तुम कहाँ रहते हो, इत्यादि। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता, आश्चर्य, इनका भावों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो क्या आ गया? विस्मयादि बोधक चिन्ह। अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हमें क्या करना हो? किसी विशिष्टता या विलग्नता को सूचित करना हो, वहाँ पर
इसका प्रयोग करते हैं। खासकर क्या है, पुस्तक या लेखक के नाम, ठीक है। जैसे किसी कवि का नाम लिखना है, इनकी निराला की रचना है तो निराला में हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा। अगर किसी का कथन लिखना है, जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये सिलेबस रहा, कंप्लीट हो गया है। यानी कि आपकी पूरी की पूरी रैपिड फायर सीरीज़ हिंदी की कंप्लीट हो गई है। कैसी क्लास लगी एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में अगली रैपिड फायर सीरीज़ के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कैसा लगता है आपको, क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही या नहीं रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।